हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी पर सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम कल कंप्लीट कर चुके हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस हमारे कितने तरीके के होते हैं हम इनके बारे में कल पढ़ चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं टेंस। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। चलिए भाई समझते हैं थोड़ा टेंस के बारे में और जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि कैसे ये सारी चीज हमारे सामने आई है। हमने आपको बताया था कि हम जब इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट की थी तो हमने सबसे पहले पढ़ा था इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। हम स्टार्ट की थी हमने इंग्लिश लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी पहले साउंड की। साउंड के बाद हमें जरूरत पड़ी लेटर्स की। लेटर्स के बाद हमने पढ़ा वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स के बारे में हमने उसके बाद पढ़ा फ्रेजेस के बारे में। फ्रेजेस के बारे में पढ़ने के बाद हमने पढ़ा क्लॉजेस के बारे में। क्लॉज के बारे में पढ़ा। क्लॉजेस पढ़ने के बाद हमने पढ़ना सीखा सेंटेंस। अभी हम कल तक की क्लास में हम सेंटेंस तक कर चुके थे। अब इस सेंटेंस के बाद आया हमारा टेंस। क्या आया? टेंस। आज हमें सीखना है टेंस के बारे में कि आखिर ये टेंस क्या है। चलिए भाई आपको समझ में आ रहा है कि टेंस है। टेंस अगर हमारा टेंस है तो लिख लीजिए हेडिंग है टेंस और इसकी लिख लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है भाई? डेफिनेशन। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि आपको मेरी राइटिंग, वीडियो और ऑडियो ये तीनों चीजें क्लियर हैं या नहीं। अगर क्लियर है तो आपका आंसर एवरीथिंग इज ओके ऐसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए भाई अब हम बात करते हैं हमारी डेफिनेशंस की। क्या करें? डेफिनेशन की अगर हम बात करें, चलिए तो लिखा है टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? एक वर्ब का फॉर्म है। तो लिखिएगा भाई टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। इज द टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब that shows the time of action, that shows the time of that shows the time of action and degree of completeness and degree of कंप्लीटनेस। इसका मतलब क्या हुआ इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने कहा टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द एक्शन ऑफ टाइम एंड डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। टेंस क्या है? वर्ब का एक फॉर्म है जो हमें ये बताता है कि कोई एक्शन किस समय पर हुआ है। अगर किस समय पर हुआ है तो वो काम कितना हुआ है, थोड़ा हुआ है कि पूरा हो गया, कि बिल्कुल नहीं हुआ, कि हो रहा है, कि कुछ हो चुका है, कुछ हो रहा है। इन सभी को बताने के लिए हम सीखते हैं टेंस, पढ़ते हैं टेंस। क्या है? हम सीख रहे हैं टेंस। अब बात करते हैं टेंस की। टेंस हम क्यों कर रहे हैं? जब हम किसी बात को बताते हैं, कुछ सेंटेंस बोलने, स्टेटमेंट्स बताने होते हैं, हमने कोई चीज बताने या हमें फ्यूचर प्लानिंग, तो हमें बहुत सारी चीजों को बोलने के लिए स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या हम सारे के सारे स्टेटमेंट्स एक ही फॉर्म में बोल सकते हैं? नहीं। कोई ये बात अगर हमारे साथ हो चुकी है, अगर हमें उस स्टेटमेंट को बोलना होगा तो हम किस तरीके से बोलेंगे। अगर हम प्रेजेंट में कोई चीज बोलना चाहते हैं तो उसे किस तरीके से बोलेंगे। अगर हम फ्यूचर के बारे में कुछ बताना चाहें, बोलना चाहेंगे तो हम कैसे बोलेंगे। इस चीज को क्लासिफाई करने के लिए हमें टेंस पढ़ना जरूरी है। तभी आप जाके कौन से समय में, किस टाइम में आपको किस तरीके का स्टेटमेंट बोलना है, तभी आप सीख पाएंगे। इसीलिए हमें टेंस पढ़ना जरूरी है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। क्या है भाई? नेक्स्ट आता है हमारा काइंड्स ऑफ टेंस। आप बताइए कि कितने काइंड्स के हमारे क्या होते हैं? टेंस होते हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टेंस पहले पढ़ा हुआ है? अगर जिन्होंने पहले पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। जिन्होंने पढ़ा है वो स्टूडेंट्स बताएंगे क्या आपको टेंस समझ में आ गया है? क्या आपके अंदर कोई डाउट है टेंस से रिलेटेड? अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उन डाउट्स को इस क्लास में पूछते चलिएगा। अगर आप डाउट्स में क्लास पूछते चलेंगे तो आपके आज सारे के सारे डाउट्स क्लास में ही खत्म हो जाएंगे और आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से टेंस सीख जाएंगे। चलिए भाई बात करते हैं हम हमारे टॉपिक की। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हमें बात करना है।
तो चलिए भाई हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होने वाली है, तो हेडिंग डालेंगे हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस। बेसिकली जो हमारा टेंस है इसके 3 काइंड्स होते हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होगा जो ना जानता हो कि कितने काइंड्स के टेंस होते हैं। कितने काइंड्स के होते हैं, तो 3 काइंड्स होते हैं। तो लिखिएगा भाई, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, आप कहेंगे सर 3। कितने भाई, 3। आप मुझे बताइए कि वो 3 टेंस कौन कौन से हैं। तो पहला जो होता है हमारा वो होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है हमारा पास्ट टेंस। क्या होता है, पास्ट टेंस। एंड तीसरा जो होता है हमारा उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं, किसी को कोई दिक्कत समस्या, अभी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई हमारे जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, हमारे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों भी क्या है, इनके अलग अलग से तीन के 4 पार्ट्स होते हैं। इनके भी 4 काइंड्स होते हैं। इसलिए हमें टोटल 12 तरीके के सेंटेंस में हम टेंस पढ़ने पड़ते हैं। कितने तरीके, 12 तरीके से टेंस बनाना सीखते हैं। अगर हम बात करें जो इनमें कॉमन पॉइंट है कि जैसे हमारा सिंपल होता है, सिंपल टेंस है हमारा, नेक्स्ट होता है सिंपल टेंस के बाद कंटिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनके टाइप्स हैं। इसीलिए मैं आपको पहले कुछ चीज हिंट बताना चाह रहा हूँ इनकी। चलिए भाई जैसे हम समझते हैं, इसमें पहला एक हेडिंग डाल लीजिए सिंपल टेंस। क्या हेडिंग डालेंगे, सिंपल, सिंपल, या हम कह सकते हैं इंडेफिनिट टेंस। सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, क्या कहेंगे इसे, सिंपल या इंडेफिनिट, या इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस दोनों का सेम मीनिंग होता है। आपको किसी भी तरीके से आ जाए तो आपको घबराना नहीं। देखिए भाई हम इन सभी के टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। तो वो 4 टाइप्स क्या बताते हैं, 4 तरीके के टेंस, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। बाकी जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी तो हम उसके बारे में डिस्क्राइब करते चलेंगे। सिंपल और इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इट इज नॉट फिक्स्ड। इसमें एक्शन फिक्स्ड नहीं होता। क्या है इसमें एक्शन, इसमें लिखिए द एक्शन इज नॉट फिक्स्ड। The action is not fixed। इसमें जो एक्शन है वो फिक्स नहीं होता है। चलिए भाई अगर हम बात करें दूसरा जो टेंस होता है, दूसरा जो काइंड्स होता है इसका, वो होता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस होता है ये बताता है कि कोई काम चल रहा है। क्या बताता है भाई, कंटिन्यूअस टेंस आता है, ये बताता है कि कोई काम चल रहा है। इट shows that the action is going on। it shows that the action is going on। ये इस चीज को बताता है कि एक्शन क्या है, चल रहा है। जो आप काम कर रहे हैं वो काम अभी चल रहा है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, इट इज कंटिन्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड, हमारा थर्ड होता है परफेक्ट टेंस। क्या होता है, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या बताता है, ये बताता है कि कोई जो आप काम कर रहे थे वो काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इट shows that the action has completed। the action has completed। यह बताता है कि जो एक्शन था वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, मतलब आप काम कर चुके हैं। तो उसे बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है, ये ऐसा टेंस होता है जो हमें बताएगा कि कोई एक्शन जो है आपने कुछ कर लिया है लेकिन अभी कुछ रह गया और वो कंटिन्यू चल रहा है। तो लिखेंगे इट shows that some action has completed, some action has completed
some action has completed and some action is going on, and some action and some action is going on। देखिए भाई, मैंने 4 चीजें आपके सामने लिखी हैं। देखो भाई, हमारे अगर मैं बात करूं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की बात, तो एक बार फिर से समझिए। हम पढ़ रहे हैं टेंस क्या होती है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिस्क्राइब द टाइम ऑफ एक्शन एंड द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। टेंस हमारा वर्ब का फॉर्म होता है जो हमें बताता है कि कोई एक्शन किस समय पर हुआ है और वह काम कितना हुआ है, उसके काम पूरे होने की कितनी हो चुका है या नहीं हुआ है, उसके बारे में हमें बताता है। ये हमारा क्या होता है, टेंस। अब बात करते हैं टेंस। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन 3 तरीके के टेंस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन तीनों टेंसों को भी हम आगे फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा आता है इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए भाई, समझते हैं कि परफेक्ट हमारा जो सिंपल कंटिन्यूअस होता है या सिंपल टेंस होता है, कंटिन्यूअस होता है, हमारा परफेक्ट होता है, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी सिंपल, जिसे हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसमें हमारा जो एक्शन होता है वो फिक्स नहीं होता है, समझ में मत, वो हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। बात करते हैं दूसरे टेंस की, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का काम होता है, ये हमें इस चीज को बताएगा कि कोई काम जो है, जो आप एक्शन कर रहे थे, वो क्या है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमारा जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये क्या करता है, इट शोज दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड जो होता है हमारा, वो होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस इट शोज दैट द एक्शन हैज कंप्लीटेड। ये बताता है कि कोई काम जो आप कर रहे थे वो काम हो चुका है, उसे बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट शोज दैट द सम एक्शन हैज कंप्लीटेड एंड द सम एक्शन इज गोइंग ऑन। यह बताता है कि कुछ काम आप कर चुके हैं लेकिन कुछ काम अभी जो है चल रहा है। इस चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे सीखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। क्या शुरू करने जा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। तो अब हमारी हेडिंग होने वाली है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारा नया टॉपिक है। इसमें हम सीखेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, इसके कितने काइंड से क्या है, कैसे क्या करना होता है, इसमें सारे चीजें हम इसका समझेंगे। चलिए भाई, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस जो होता है हमारा, तो लिखिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो नोट करेंगे साथ में। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन is completed, an action is completed in present time, in present time। मैंने लिखा है इट एक्सप्रेस एन एक्शन इज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट टाइम। ये बताता है कि कोई काम प्रेजेंट समय में हुआ है, उसे बताने के लिए हम क्या करते हैं, उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। चलिए भाई, बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल की और इसके काइंड्स की। देखिए भाई, जैसे मैंने लिखा है रीमा लाइक्स डांसिंग, रीमा लाइक्स डांसिंग। तो ये हमारा, जैसे बहू से क्या पसंद है, डांसिंग पसंद है। तो प्रेजेंट में बात चले, जैसे हमने आपसे कहा कि मुझे पढ़ाना पसंद है, तो हम आपसे कह रहे हैं मुझे पढ़ाना पसंद है। तो हम इस तरीके के सेंटेंस जब बताते हैं तो हमें बता रहे प्रेजेंट में बात चले, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ से हमें समझना है कि प्रेजेंट टेंस कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजें समझेंगे भाई अपनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा डज शी लाइक हिम, डज शी लाइक हिम, क्या वह उसे पसंद करती है। तो इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं हमारे किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अभी जैसे मैंने आपसे पूछा क्या वह उसे पसंद करती है,
आप कहेंगे नहीं सर, हाँ सर, जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा। इसी तरीके से जब हम कोई बात प्रेजेंट समय में हो रही होती है, प्रेजेंट समय में काम हुआ है, उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। चलिए भाई अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालिए भाई, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। क्या आ जाएगा, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं इसके बारे में हमें क्या करना है, सीखना है और समझना है। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के, तो हमारे काइंड्स जो होते हैं लिखिएगा, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। कितने काइंड्स होते हैं, फोर काइंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा, पहले की बात करें तो फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी को हम कहेंगे, दूसरा नाम है इसका सिंपल प्रेजेंट। क्या कहेंगे इसे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है भाई। दूसरा हम अगर बात करें तो दूसरा जो होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर हम बात करें नेक्स्ट फोर्थ वाला, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चार तरीके के हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस होते हैं। चलिए भाई थोड़ा एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो देयर आर फोर काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, या हम उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड तीसरा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार तरीके के प्रेजेंट टेंस होते हैं। अब इसमें हम इन चारों के बारे में वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो नेक्स्ट हेडिंग आया हमारी अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए भाई हमें यहाँ से दो चीजें समझनी है। क्या, एक तो इन क्लासेस को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं। अब हिंदी मीडियम वाले जो स्कूल होते हैं, या हम कहें यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो 9th हो या 10th हो या और भी छोटी क्लास या बड़ी क्लास हो, इन क्लासेस में यहाँ से क्वेश्चंस में टेंस हिंदी में लिख के आएगा, एक स्टेटमेंट हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, उस हिंदी का इनको टेंस बनाना होता है। मतलब जैसे मैं कहूँ, एक आपको अभी रफ वर्क समझा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैंने कहा, जैसे मैंने लिखा वह गाना गाती है, समझिएगा भाई, वह गाना गाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमारे कहाँ आते हैं, जो हमारे हिंदी मीडियम एग्जाम होते हैं उन सभी में, स्टेट एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, उन सभी में सेंटेंस बनाने के लिए आती है। किस में आती है, सेंटेंस बनाने के लिए आती है। अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो होते हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जैसे मैंने कहा है वह गाना गाती, तो इसको अगर हम कहें ट्रांसलेशन करेंगे तो हमने लिखा सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग, ये इसका मीनिंग हो गया। हमारा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है या इंग्लिश मीडियम के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें इन सेंटेंस को
कन्वर्ट करने के लिए आती है, मतलब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करना। अभी आपको ये सेंटेंस दिया था, आपसे कहा जाएगा चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आपसे कहा जाएगा कि आप इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कीजिए, तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो। अगर आपसे कहा जाता आप इसे इंटेरोगेटिव में चेंज किए, आप इंटेरोगेटिव में करते। आपको ये भी कहा जा सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव बनाइए, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में चेंज कीजिए, तो आपको इस तरीके से चेंज करना है। ऐसी बात नहीं है कि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे हिंदी मीडियम जो स्कूल है या जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल है उनमें इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते। जी हाँ, उनमें भी आते हैं। जो 10th 11th 12th के बच्चे होते हैं उनके एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं भाई। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपके में नहीं पूछेंगे। जितनी बड़ी क्लासेस हो जाएंगी उनमें ये वाला ये जो सेंटेंस है ज़्यादा से ज़्यादातर 9th 10th तक ही आते हैं, ठीक है। 10th में भी कम हो जाते हैं। इस तरीके के सेंटेंस 10th में पूछे जाने लगते हैं कि आप इसको टेंस को चेंज कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अब दो बातें हो गई, एक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों की, तो इस हिसाब से हमें हिंदी मीडियम में भी पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ना है। हिंदी में भी समझेंगे, इंग्लिश में भी समझेंगे, आप लोगों को घबराना नहीं। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सर आप तो मिक्सअप कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश का, कोई बात नहीं भाई। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिक्स करके ही खाई जाए। जैसे अगर हम बात करें मिक्स सब्जी की, मिक्स सब्जी में बहुत सारी चीजें मिक्स्ड होती हैं, लेकिन वह सब्जी बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए अगर आप सेंटेंसेस को हिंदी और इंग्लिश, हमारा जो टेंस टॉपिक है, अगर आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट नंबर 1 है कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति कोई हिंदी में स्टेटमेंट कहता है तो आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। समझिएगा मैं हिंदी इंग्लिश में टेंस पढ़ाने की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको एक स्टेटमेंट देता है हिंदी में कोई वाक्य बोलता है तो आप उसे ट्रांसलेट करके भी सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख गए तो आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में भी कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए हमें हिंदी से इंग्लिश बनाना, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना दोनों सीखना है। इसीलिए हमें टेंस को हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चंस है, अगर हम कहीं कुछ सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं, कहीं हम कोई कन्वर्सेशन करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को अच्छा बना सकें तो आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। जैसे कि जब कभी अगर आप फालतू बैठते हैं तो आप अपनी नोटबुक में हिंदी में स्टेटमेंट लिखिए कि कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से स्टेटमेंट बोलता है तो हमें इंग्लिश में इसका आंसर किस तरीके से देना चाहिए। तो ये आपकी मेंटल फिजिकली, अगर हम कहें आपकी बॉडी लैंग्वेज को आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए टेंस को हिंदी इंग्लिश में सीखना बहुत जरूरी है। आप इससे इंग्लिश सीख जाएंगे। अगर हम बात करें कहीं पे, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, हिंदी इंग्लिश में टेंस आते हैं, क्योंकि जो भी इंसान इंग्लिश स्पोकन बोलता है वो टेंस में ही बोलेगा। अब जब वो टेंस में बोल रहा होगा तो आप किसी भी को भी उसका अनुवाद करके बता सकते हैं कि सर आपसे ये बात इस तरीके की कह रहा है। इस तरीके की कोई ऐसा नहीं है कि ट्रांसलेशन, इसकी वैकेंसी भी निकलती है गवर्नमेंट जॉब में कि आप इसकी हेल्प से ट्रांसलेशन का काम करें, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं उनको चेंज करने का काम होता है। तो आप इस चीज़ को सीखिए। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम टेंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, आपको घबराना नहीं, आपको दोनों को सीखने में आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप ये मत सोचिएगा कि हमें हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हिंदी के क्यों समझे सर टेंस। अगर जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये सोचेंगे हमें इंग्लिश मीडियम में क्यों समझना है, नहीं भाई, दोनों सीखिए, जिससे जाके तभी आप लोगों के बीच में कॉम्बिनेशन बन पाएगा और आप वो अच्छे प्लेयर बन पाएंगे जो इंग्लिश ग्रामर की किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ जाए टेंस से रिलेटेड आप उनको फटाफट कर पाएंगे। चलिए भाई, अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक था प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है भाई, आप किसी को कोई डाउट नहीं, मैंने इसलिए पहले बता दिया क्योंकि बाद में बच्चे कहते हैं सर आप ये क्या कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश। देखिए हमारे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एक आइडेंटिटी करके लिखाया जाता है, या हम कहें पहचान लिखाई जाती है। क्या लिखाई जाती है? पहचान, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि अगर हिंदी में हम कोई वाक्य लिखेंगे तो उसके अंत में ऐसा क्या वर्ड है जिससे हम पहचान जाएं कि सर ये बात जो है वो प्रेजेंट टेंस में हो रही है। अगर हमारे जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उनको मैं बाद में लिखाऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द, ठीक है, बट हमारे जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं वो पहले, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पहले वो लिखिए पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो लिखिएगा जो भी वाक्य होगा तो वाक्य के अंत में लिखिए भाई, वाक्य के अंत में कुछ शब्द आते हैं, वाक्य के अंत में ता है ऐसा शब्द आता है, या ती है ऐसे शब्द आते हैं, या
ते हैं आदि शब्द आते हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अगर सिंपल सी बात है, अगर हमारे वाक्य में ता है ती है आदि शब्द आते हैं, अब हम बात करते हैं सर कि हमें ये तो हिंदी मीडियम वालों को समझ में आएगा ता है ती है, लेकिन सर हम कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही होता है। तो देखिए भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है हमारा, ये हमें सारी की सारी हमारी हैबिट, हमारी डेली यूजेस, हमारा जो डेली शेड्यूल होता है, इन सभी को बताने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। चलिए भाई, समझ में आई कि नहीं। अब हम बात करते हैं सर कि हमें ये तो बता दिया आपने कि वाक्य के अंत में ता है ती है आदि शब्द आते हैं, लेकिन भाई हमने आपको सेंटेंस पढ़ाए थे, तो सेंटेंस में हमने आपको कुछ काइंड्स पढ़ाए थे, क्या अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव पढ़ाए थे कि नहीं सेंटेंस। अब हमें यही सीखना है कि अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में हुआ, एक सेंटेंस अफर्मेटिव में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में हम उसे कन्वर्ट करें, तो अब हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस अगर हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा। देखिए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए अफर्मेटिव हो गया। अब हम लिखेंगे अफर्मेटिव, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा रहा हूं भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस। जो हमारा अब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, आपके हिसाब से अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी आएगा तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये भाई इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताया जा रहा है, हिंदी मीडियम वाले भी लिखेंगे, इसे नोट करेंगे क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए भाई, इसमें क्या होता है कि हमारा एक सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि यहाँ पे वर्ब आएगी, क्या आएगी, वर्ब आएगी। वर्ब के बाद हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ईएस लगानी होती है, प्लस इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद बाकी की सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत समस्या। और लास्ट में भाई फुल स्टॉप जरूर लगाएं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। चलिए भाई, ये बात हो गई। अब आपने कहा सर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, एस ई एस आएगा, तो क्वेश्चन ये आता है सर कि हम किसके हिसाब से वर्ब में एस ई एस लगाएं। तो चलिए भाई समझते हैं। सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ आपको दो तरीके के सब्जेक्ट बताऊंगा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरे होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। तो अब लिखिए, इसमें पॉइंट करके लिखिए या कॉन्सेप्ट करके लिखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर। अब आपको मैं इसमें बता रहा हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होंगे, तो लिखिएगा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर, सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर। क्या क्या होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए भाई, आपने पढ़ा होगा ही, शी, इट, और किसी का भी नेम आ जाए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, यानी कि मेल या फीमेल, किसी का भी नेम आता है, तो ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। चलिए भाई, अब इसी में नीचे लिखिए प्लूरल सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे भाई, प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स आर। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स आर। अब आपके देखिएगा प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से थे। आपने पढ़ा होगा आई, आपने पढ़ा होगा वी, आपने पढ़ा होगा यू, आपने पढ़ा होगा दे, और ऐसे कोई नाउन, प्लूरल नाउन जो आती है, क्या आती है, प्लूरल नाउन। मतलब कि हमारी जो प्लूरल नाउन होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, सिंगुलर नाउन। एक चीज और ऐड कर लो भाई, हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या बनेगी, जो सिंगुलर नाउन होगी, सिंगल होगी, एक होगी, वो सिंगुलर कहलाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। और जो प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। तो ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं सर कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हम यह ऐसी ऐसे लगाएंगे, कि प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तब ऐसी ऐसे लगाएंगे। तो लिखिए अब कॉन्सेप्ट नंबर 2, दिख रहा है ना आप लोगों को, विजिबल है ना ये। तो चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2। मजा आ रहा है कि नहीं भाई पढ़ने में, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मजा आने वाला है आज के टेंस में।
कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है, चलिए मैं थोड़ा पेन चेंज कर दे रहा हूं। हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट बी यूज एस ई एस, बी यूज एस ई एस विद वर्ब, बी यूज एस ई एस with verb according to subject, with verb according to, with verb according to singular subject, according to, according to singular subject, according to singular subject। समझ में आई बात? क्या बात बोली मैंने? चलिए भाई हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले नोट करिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ई एस, सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार, सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार लिखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में, के अनुसार वर्ब में एस ई एस लगाते हैं, वर्ब में एस ई एस लगाते हैं। चलिए भाई इतना नोट करिए, दिख रहा है ना नीचे सभी को? हाँ दिख रहा है तो फटाफट आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम ये सीखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसा क्या आएगा और ऐसी कौन सी वर्ब होगी तब हम एस या ई एस में से क्या लगाएंगे। तो लिखिए भाई, हिंदी मीडियम वाले नोट करेंगे पहले कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, शायद 2 कॉन्सेप्ट हो चुके थे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है हमारा, क्या है? यदि, यदि किसी वर्ब के, लिखिएगा भाई, यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में एस ओ डबल एस एस एच सी एच एस ओ डबल एस सी एच एक्स, और क्या है भाई बताइए? ये सारे वर्ड्स आते हैं यदि किसी वर्ब के अंत में एस ओ डबल एस एस एच सी एच आदि आदि लेटर्स आते हैं, आदि लेटर्स आते हैं, तब वर्ब के साथ तब सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार, तब सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार, तब सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में ई एस लगाते हैं, वर्ब में ई एस लगाते हैं। देखिए भाई मैंने कहा है कि जब किसी वर्ब के अंत में ये सारे वर्ड्स आएंगे तो सब सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगी, तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। इन शब्दों को छोड़कर बाकी कुछ भी आता है तो हम क्या लगाएंगे? इन्हें छोड़कर, इसके आगे और लिख लीजिए, इन्हें छोड़कर, इन्हें छोड़कर कोई और लेटर आता है, कोई और लेटर आता है, और लेटर आता है तब एस लगाते हैं, तब एस लगाते हैं। तब आप क्या करेंगे? सिर्फ एस लगाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हम, इफ द वर्ब एंड्स, if the verb ends with, if the verb ends with s o double s s h c h and x, we will use the es with verb, and we will use the es
with verb with verb with verb to make singular verb to make singular verb. अदरवाइज कॉमा करके लिख लीजिएगा, अदरवाइज अगर इनके अलावा कोई और वर्ड आएगा, अदरवाइज वी विल यूज एस, वी विल यूज ओनली एस. देखिए भाई, अगर हमारे पास ये वर्ड्स आएंगे तो वर्ब के लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, ईएस यूज करेंगे. वो भी किसके अकॉर्डिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे. समझ में ही बात. अगर किसी वर्ब के लास्ट में ये सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में ईएस ऐड करेंगे. अगर इस वर्ब के अलावा कोई और वर्ड्स आता है तो हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ एस यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से. चलिए थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से. देखिएगा भाई एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, अब समझना है भाई, मैंने कहा वह मंदिर जाती है. समझिएगा भाई, पहले मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों को. वह मंदिर जाती है. अब देखो वह है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, ती आता है. देखो जब भी ती है आएगा तो वो हमेशा फीमेल को जेंडर को बताता है. किसको बताता है, फीमेल जेंडर को बताता है. और अगर वह जाता है तो मेल जेंडर को बताता है. चलिए इसका अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, अभी आप लोग नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं. जैसे मैं इसका अगर बात करूं, इसका जो टेंस बनेगा, ही गोज टू टेम्पल, ही गोज टू टेम्पल. ठीक है. अब आपसे कहा जाए, अब इंग्लिश मीडियम वाले कह रहे होंगे सर हमारे लिए कैसे सेंटेंस आएगा, तो आपके लिए देखो सेंटेंस आएगा. मैंने कहा है, मैंने लिखा वी गो, या वी की जगह यहां पे लिख रहा हूं मैं कुछ और लिख रहा हूं. मैंने कहा सीमा कम या कम्स, सीमा कम या कम्स हेयर. मैंने लिखा सीमा कम या कम्स हेयर. आप लोगों में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा भाई, ये हिंदी मीडियम में पूछने का तरीका. इंग्लिश मीडियम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीमा कम या कम्स हेयर, क्या आएगा. तो देखिए आपको पता चल रहा है सर यहाँ सीमा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. आप कहेंगे कैसे पता चला, मैंने आपको भी बताया था कि अगर किसी का नाम आता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब आया है, क्या है वर्ब क्या है, कम. दोनों जगह कम दिख रहा है. अब हमें बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में कम के साथ एस ई एस लगाना है. अब देखो ई आया है, क्या मैंने कहीं बताया है इसमें ई आएगा तो ई एस लगाएंगे, नहीं. ईएस के इनके अलावा कोई और वर्ड आएगा तो उसका सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में क्या आएगी, एस आएगी. तो सीमा के अकॉर्डिंग कम आना चाहिए कि कम से आना चाहिए. आप कहोगे सर कम है, इसमें कम वर्ब हो गई और इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस लगाएंगे, कम से हमारा सही हो जाएगा, कम हमारा गलत हो जाएगा. तो इंग्लिश मीडियम में इस तरीके की क्वेश्चंस बनते हैं. समझ में आई बात की नहीं, समझ में आ गया ना. अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, अब इसका मैंने भी कॉन्सेप्ट बताया नहीं, प्लूरल कॉन्सेप्ट. हाँ चलिए समझ में आ गया कि नहीं भाई. एक और एग्जांपल समझ लेते हैं भाई इंग्लिश मीडियम वालों. जैसे अगर मैं बात करूं, दोनों लोग समझ लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल. जैसे मैंने कहा सुनीता किताब पढ़ती है. ठीक है. तो इसका अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखेंगे इसको सुनीता रीड मीन्स होता है पढ़ना, READ रीड. सिंगुलर सब्जेक्ट डी आया, सिंगुलर बनाना है तो क्या आएगा, एस आएगा कि नहीं. सुनीता रीड्स अ बुक, क्या लिखेंगे, अ बुक. अब आप कह रहे होंगे सर आर्टिकल कैसे आ गया, यहाँ तो एक लिखा ही नहीं है. देखिए भाई मैंने आपको आर्टिकल चैप्टर पढ़ाया था, मैंने उसमें बताया था कि कभी भी कोई भी काउंटेबल नाउन आती है तो काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ए यूज करेंगे, आ और एन यूज करते हैं. क्यों करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली सब वर्ब के बाद डायरेक्टली किसी नाउन को नहीं लिख सकते, उसे रिप्रेजेंट कराने के लिए आ या एन यूज किए हैं. ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ती, लिख सकते हैं, सही है. लेकिन अगर आप इससे पहले एक आर्टिकल लगाएं, वह कोई, ही रीड्स अ बुक, वह कोई किताब, सुनीता कोई किताब पढ़ती है, पढ़ती तो होगी ना कोई तो किताब पढ़ती होगी, इसलिए इसका मीनिंगफुल सेंस देने के लिए हम आर्टिकल भी लगा सकते हैं.
अगर आप चाहे नहीं लगाना कोई बात नहीं, मत लगाइए तो भी सही है। चलिए भाई हम नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। जैसे मैंने कहा राकेश 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 ऑलवेज कम या कम्स लेट। मैंने लिखा राकेश ऑलवेज कम या कम्स लेट। बताइए भाई, राकेश से जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमें वर्ब में एस ई एस लगानी होगी। वर्ब में एस ई एस लगानी होगी तो हमारी वर्ब क्या है, कम है। कम के साथ क्या आएगा, देखो भाई अगर ए वर्ड्स होते तो ई एस लगाते, अगर नहीं है तो क्या लगाएंगे, एस। तो राकेश के साथ क्या हो जाएगा, कम सही हो जाएगा, कम गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के एरर्स हमारे आपकी क्लास में बनते हैं। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट नंबर 4। पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट। लिखिएगा भाई अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट we use according to plural subject we use the base form of verb base form of a verb का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। देखिए भाई अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। समझ में आई। हम अगर प्लूरल सब्जेक्ट सेंटेंस में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो ये हमारा इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। अब लिखिए भाई हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं भाई, समझ में आ गई होगी। चलिए भाई नीचे दिख रहा है तो एग्जांपल्स की बात कर लें क्या। चलिए भाई एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा वी गो या गोज टू टेम्पल। आप बताइए भाई, देखिए बी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। अब बी प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको मतलब नहीं है कि एस ई एस वर्ब में आएंगे। पहले तो ये बात रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होती है, अगर आप ये नहीं जानते कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो वर्ब चैप्टर पढ़ो पहले, फिर इसको पढ़ना। तो वी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, गो सही हो जाएगा, गोज नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है इसलिए गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या है, सही हो जाएगा। समझ में आया इंग्लिश मीडियम वालों। चलो भाई जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट, जैसे हिंदी मीडियम वाले समझिएगा भाई। जैसे मैंने लिखा वे नाचते हैं, तो इसका अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो वे को हम क्या कहते हैं, दे प्लूरल सब्जेक्ट तो क्या आएगा, दे डांस, वे नाचते हैं। बस इतना हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम बनाते हैं। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बाकी अभी इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी रह गई है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं। नोट करिए भाई फटाफट। चलिए भाई अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमने लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जी बिल्कुल सही पढ़ा। चलिए एक बार फिर से एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, मैंने लिखा वी मेक या मेक्स अ डिश। आप लोग बताइए भाई इंग्लिश मीडियम वाले इसमें क्या राइट आंसर होने वाला है, और हिंदी मीडियम वाले इसका आंसर बताइए क्या बनेगा।
देखिए भाई, इसमें हमारा हम जो है क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है बी। सेंटेंस बनाना कैसे मैं बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूँ कि वर्ब के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे वर्ब की फॉर्म लगानी है। लिखा है हम बी, बनाना हमारा वर्ब है तो क्या देगा, बी मेक। अब देखो एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो यहाँ मेक ही आएगा, आ डिश। समझ में आई बात? चलिए भाई, इंग्लिश मीडियम वालों ने बता दिया आंसर। देखिए बी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से मेक आएगा, मेक सही हो जाएगा, मेक्स हमारा गलत हो जाएगा। अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ रहे हैं हम सारी बातें भी, कि सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस लगाएंगे, एस ई एस कब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बाकी हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है। समझ में आई बात की नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की। अब हमें सीखना है कि सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं और कैसे क्या करना है। चलिए भाई, तो पहला अगर हम बात करें, कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं मैं, आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होने वाला है। 5 सेंटेंस में हिंदी मीडियम वालों के लिए दे रहा हूँ, 5 सेंटेंस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दे रहा हूँ। आपको उन सभी के सेंटेंस के आंसर्स बताने की क्या राइट आंसर है। चलिए भाई, मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए लिखूंगा और इस साइड में इंग्लिश मीडियम के लिए लिखूंगा, ठीक है? याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा, सोनम सोनम पतंग उड़ाती है। नेक्स्ट, प्रवीण प्रवीण फूल तोड़ता है। नेक्स्ट, वह मुझसे लड़ता है। नेक्स्ट, बच्चे खेलते हैं। नेक्स्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। इन 5 क्वेश्चंस के आप लोग आंसर बताएंगे हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे आपको सही आंसर्स बताने हैं कि यहाँ क्या इसके अकॉर्डिंग क्या वर्ब आने वाली है, ठीक है? आपको वर्ब फिल करनी है। मैं वर्ब की लिखूंगा, आपको उसके हिसाब से बताना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म, जो भी आएगा आपको उसके हिसाब से अकॉर्डिंग यूज करना है। आपके लिए जो वर्ब है वो वर्ब है, आपको कंप्लीट यूज करना है। कंप्लीट वर्ब है, इसका सही यूज करना है आपको। आप लोग फिलअप्स करेंगे।
देखिए भाई, आपको ये 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको ये 9 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं कि इनमें सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी वर्ब फिट होने वाली आपको बताना है। समझ में आई बात? चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले इसको कंप्लीट करेंगे। जब तक मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों को देख लेता हूँ कि इन्हें क्या किया है और इनके क्या आंसर होने वाले हैं, इसके मैं बताने वाला हूँ। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस की। आप लोग चेक करते चलिएगा कि आपने किस तरीके से क्या आंसर लिखा है। आंसर नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा, लिखा है सोनम। सोनम सोनम उड़ाती है फ्लाई, और फ्लाई का अगर हम बात करें तो फ्लाइज हो जाएगा। सोनम फ्लाइज अ काइट। सोनम एक पतंग उड़ाती है, फ्लाइज अ काइट। इस तरीके से फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे लास्ट में सेंटेंस खत्म होने के बाद। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रवीण फूल तोड़ता है, तो लिखेंगे प्रवीण। प्रवीण, तोड़ना को प्लक्स कहते हैं, तो प्लक होता है बर्फ और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? एस। तो क्या हो जाएगा? प्रवीण प्लक्स फ्लावर। क्या करता है? फूलों को तोड़ता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लगाएंगे, थर्ड क्वेश्चन था, वह मुझसे लड़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का पता करते हैं, कौन से किसको से। तो कौन लड़ता है? आपने कहा वह। वह हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट है। लड़ना क्या काम कर रहे हैं? लड़ाई का, तो फाइट मीन्स होता है लड़ना। तो यहाँ हमने, चलिए भाई समझते हैं क्या हो गया था। वह हमारा सब्जेक्ट है, लड़ना हमारी वर्ब है, तो फाइट मीन्स होता है लड़ना। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ क्या होगा? ही फाइट्स मुझसे। देखिए, अब यहाँ हमारे साथ मुझसे, तो हमें यहाँ प्रीपोजिशन यूज करनी है विथ मी। किसी पर्सन से लड़ा है, विथ मी। से का मीनिंग आया विथ, और मुझे का मतलब होता है मी, तो विथ मी, मुझसे लड़ता है। और आखिरी में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे हमारा सब्जेक्ट है। कौन खेलते हैं? बच्चे। तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है, तो खेलना का क्या होता है? प्ले। प्ले प्लूरल सब्जेक्ट है। देखो, प्ले वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो देखिए सूर्य एक स्पेसिफिक चीज है, इससे पहले हम क्या लाएंगे? द यूज करेंगे, द सन। राइज मीन्स होता है उदय, तो राइज की स्पेलिंग होती है RISE, राइज। सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए? राइजेस होना चाहिए, तो वर्ब में क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। द सन राइजेस किस डायरेक्शन में होता है? इन द ईस्ट में, तो इन में के लिए इन यूज करें, और ईस्ट डायरेक्शन पर्टिकुलर है, इसलिए इससे पहले हमने क्या लिखा? ईस्ट। और अभी मैंने आपको बताया था कैपिटल यूज का, कि ईस्ट का ई कैपिटल आएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। समझ में आ गई बात? चलिए भाई, नेक्स्ट अब बात करते हैं, इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं भाई, क्या आने वाला है। तो देखिए, रितिका हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। कंप्लीट आया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब हमें कंप्लीट दी है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट से वर्ब में ES लगाना होता है, तब सिंगुलर वर्ब बनती है। तो कंप्लीट में ई लिखा है, तो बताओ एस ऐड करेंगे कि एस ऐड करेंगे? ओनली एस ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या आना चाहिए था हमारा? कंप्लीट। COMPLETS, कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट, दे डैश अनवाइज। दे डैश अनवाइज, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ मेक का मेक ही हो जाएगा। ये तो बहुत आसान हो गया भाई। नेक्स्ट, यू। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? PL का मतलब प्लूरल, SUB का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। हमारा यूज प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी है, टिक। तो आपको कुछ नहीं सोचना, एज इट इज लिख देंगे, टिक। नेक्स्ट, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, डू वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है डू, तो डू आएगा क्या? कि डज आएगा। देखो भाई, वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब में SES ऐड करते हैं, तो डू है, ओ आया, मैंने बताया था कि OSSH आएगा, तो हमें वर्ब में क्या ऐड करनी? ES, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे? ES, तो क्या हो जाएगा? डज। ही डज द वर्क। नेक्स्ट लिखा है, सुरेश डैश द ट्री। देखो, कट हमारी वर्ब है, सुरेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वो वर्ड नहीं है जिसके साथ हम एस लगाए थे, तो क्या लगेगा? एस लगेगा ओनली। तो क्या हो जाएगा? सुरेश कट्स द ट्री, पेड़ों को काटता है। शी डैश द बेल। रिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी, तो रिंग के साथ क्या लगाएंगे? रिंग्स हो जाएगा, तो सी रिंग्स द बेल। यहाँ पे क्या आएगा? एस, सी रिंग्स द बेल। यू डैश योर बुक। यू स्टडी योर बुक, क्या तुम अपनी किताब पढ़ते हो? तो ये आप कहेंगे यस ऑब्वियसली मैं पढ़ता हूँ, तो ये ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, स्टडी का स्टडी ही रहेगा। नेक्स्ट, एट नाइस, एट हमेशा सिंगुलर होता है, मैंने आपको बताया था। तो इसके साथ वर्ब में फर्स्ट वर्ब जो होगी उसके साथ ईएस लगाएंगे। तो हमारी वर्ब क्या है, सी, और इसमें ऐसा कोई वर्ड है नहीं जिससे हम ईएस ऐड करेंगे, तो क्या ऐड करेंगे, एस, तो क्या हो जाएगा, सीम्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इट डैश मोर ब्यूटीफुल लुक। तो हमारा देखो भाई, इट सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो लुक में हमें एस ई एस क्या जोड़ना है, एस या ई एस, एस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं जिससे भी एस जोड़े, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको इतनी समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इससे जुड़कर अपनी इंग्लिश ग्रामर को अच्छा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारी वीडियोस को देख सकें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, लेकिन उससे पहले आपको ये सारा रिवीजन करके आना है कल। ठीक है, मैं कल पूछूंगा कि मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था, जो बताएगा वो पढ़ रहा है, जो नहीं बताएगा पढ़ ही नहीं रहा है। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं।